हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। तो आज जो है मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स डिटेल में करवाऊंगी। आज का जो वीडियो रहेगा वो बीए जो लोग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स लेके बीए कर रहे हैं, या 11-12 में जिनका इकोनॉमिक्स है, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूजीसी नेट, सीटेट, केबीएस, किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो उसमें जैसे कि आपका जो कृषि है, कृषि में आपके हरित क्रांति है, कृषि का जो टाइप्स है, प्रकार है, तो ये जो है रहता ही रहता है। तो मैं इसको आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगी। ये जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि कृषि से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी मतलब टॉपिक्स हैं, उन सभी को एक वीडियो में मैंने करवाया है। तो आप जो है अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप फुल वीडियो को प्लीज़ वॉच करें। तो अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट पे जाके एक बार अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके देखें, क्योंकि वहाँ मैं सभी विषय का करवाती हूँ। एनसीईआरटी का हरी कक्षा 6 से 12 तक सभी है। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने हिंदी मीडियम का करवाया था, अभी मैं इंग्लिश मीडियम का में भी करवा रही हूँ। इंग्लिश टू हिंदी दोनों मीडियम में करवा रही हूँ, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो थैंक यू फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार कुल जीडीपी में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान 17% है, जबकि यह क्षेत्र कुल जनसंख्या के 58% लोगों को 2012 और 13 रोजगार उपलब्ध कराता है, तथा देश के कुल निर्यात में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 2013 और 14 में जो है 17.7% है। यह क्षेत्र भोजन, चारा और उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता के दो कारण निम्नलिखित है। पहला कारण जो है यह क्षेत्रीय राष्ट्रीय आय में क्या होता है, व्यापक रूप से योगदान देकर आर्थिक विकास में वृद्धि करता है। दूसरा है समावेशी विकास के लिए यह क्षेत्र अनिवार्य है। खेती के प्रकार देखते हैं, खेती कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, खेती के प्रकार में आएगा, सबसे पहला जो होगा वो होगा विशिष्ट खेती। ठीक है, विशिष्ट खेती क्या किसको कहते हैं। विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन स्रोतों से है जो अपनी कुल आय का न्यूनतम 50% एक ही फसल से प्राप्त करता है। बहु प्रकारीय खेती से अभिप्राय उन स्रोतों से हैं जिनकी आमदनी के स्रोत कई फसलें होती हैं। और मिश्रित कृषि, इनमें खेती के साथ पशुपालन भी होता है। शुष्क खेती 20 इंच से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल का अधिकतम उपयोग कर खेती की जाती है। और रेंचिक खेती, इस प्रकार की खेती में फसलों का उत्पादन न करके प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न पशुओं को पाला जाता है। अब देखते हैं कृषि के विशिष्ट प्रकार। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एक ना एक क्वेश्चन रहता है ये कृषि के विशिष्ट प्रकार में। जैसे एपीकल्चर किसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी को, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि को, विटीकल्चर अंगूर की खेती को, वर्मीकल्चर केचुआ पालन को, पिशीकल्चर मत्स्य पालन को, ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान को, और ओर्बिकल्चर वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि को। भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पशुपालन का हिस्सा 26% है। कृषि को उद्योगों का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य क्या है, महाराष्ट्र 1997 में दिया था, महाराष्ट्र है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या कौन सा है, तो भारत है। भारत में परिवहन व्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि है, क्योंकि रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार जो है कृषि वस्तुओं को लाना और ले जाना ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं। तो रबी फसलें, जैसे कि हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फसलें हैं जो रबी फसल नहीं है। ये तो जैसे कि पता होगा आपको कि इसमें कौन सा रबी फसल में क्या क्या आता है, तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है गेहूँ, दूसरा चना, जौ, सरसों, तोरी, मटर, ये है रबी की फसल। और प्रमुख खरीफ फसल में आता है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली।
उसके बाद है प्रमुख जायद फसलें। देखिए जायद फसलें में मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा और सूरजमुखी आएगा। और व्यापारिक फसलें ऐसे फसलों को कहते हैं जिनको बोने से क्या होता है, बोने के बाद आपको आर्थिक लाभ भी होता है, यानी आर्थिक पर्पस से जब किसी फसल को हम बोएंगे तो व्यापारिक फसलें हो जाएगी। जैसे देखिए तिलहन, गन्ना, चुकंदर, चाय, कपास, जूट, मेस्टा, कहवा, तंबाकू और दलहन। भारत में खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। वर्तमान में कृषि में प्रयुक्त भूमि का 65.8% भाग खाद्यान्न फसलों में तथा शेष 35.2% भाग व्यापारिक फसलों में प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो प्रयुक्त भूमि खाद्यान्न फसल में ज़्यादा उपयोग हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 2016 और 17 के अंत तक 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2014 और 15 से इस योजना में गेहूं, चावल के अलावा मोटे अनाज और गन्ना, कपास और जूट जैसी व्यापारिक फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। सिंचाई देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्रों में लगभग 5 गुना की वृद्धि हुई है। कितना? 5 गुना की। भारत में कुल कृषि क्षेत्रों का लगभग 44% भाग ही सिंचित है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत की दृष्टि से देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब आपको क्वेश्चन करेगा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य तो आप उत्तर प्रदेश टिक करोगे, लेकिन जब पूछेगा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य तो पंजाब हो जाएगा। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र, और जब प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान में है। भारत में 132.43 मिलियन टन प्रति वर्ष दुग्ध उत्पादन होता है। भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पादन का हिस्सा कितना है? 20% है। अब देखिए राष्ट्रीय कृषक आयोग। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन सन 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो फ्रेंड्स तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और किस ईस्वी में? तो 2004 में। आयोग का प्रमुख कार्य कृषि क्षेत्रों की समस्याओं एवं किसानों की कृषि आगतों की अनुपस्थिति का पता लगाकर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए यथासंभव उपायों का पता लगाना था। उसके बाद देखते हैं हरित क्रांति। ठीक है, जो कृषि के क्षेत्र में ही आता है, आपको पता है। हरित क्रांति का अर्थ होता है आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीजों, खाद, सिंचाई तथा जैविकीय प्रबंध का कृषि क्षेत्र में प्रयोग करने से। इसकी शुरुआत सन 1966 में हुई। हरित क्रांति का विचार नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। भारत में हरित क्रांति को डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सफल बनाया। तो किसने सफल बनाया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। लेकिन दिया विचार किसने दिया था? अगर क्वेश्चन आपको करे तो नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था 1966 में। अब देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष स्वामीनाथन ने 25 जनवरी 2006 को अपने व्याख्यान में द्वितीय हरित क्रांति अर्थात एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ने की आवश्यकता को बताया। सदाबहार क्रांति के माध्यम से जैविक कृषि के बीज विकास, कृषि उत्पादों में वृद्धि का विचार विख्यात कृषि विज्ञानी MS स्वामीनाथन ने दिया। अब कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियां हैं। तो देखिए पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति कहते हैं दुग्ध उत्पादन को, नीली क्रांति कहते हैं मछली उत्पादन को, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन। उसके बाद है सिल्वर क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन, भूरी क्रांति कोकोआ उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति समग्र कृषि उत्पादन। उसके बाद है काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन। नेक्स्ट, तो कृषि जो है और केशर ऊर्जा क्रांति सौर ऊर्जा, श्वेत क्रांति पशु कल्याण और अनाज, नीली क्रांति पशुओं आड़ों के कल्याण, द्वितीय हरित क्रांति दाल एवं जैविक कृषि के लिए हुआ था। कृषि शाख केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नई नीति के अनुसार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक दोनों प्रकार के बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40% प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। निर्गत कार्डों की कुल संख्या में सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों का यानी 45.6% है। उनके पश्चात सहकारी और ग्रामीण बैंकों का स्थान है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पर्याप्त पूंजी उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए की गई थी ग्रामीण क्षेत्र का बैंक का, जिसमें सबसे बड़ा जिसका नाम है वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जुलाई 1982 में 100 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ की गई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और ये ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो फ्रेंड्स, नाबार्ड का भी इसमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो इसमें अधिकांश क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के बैंक का बहुत बड़ा है, तो आपने अगर अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। कृषि विकास पंचवर्षीय योजनाएं और कृषि विकास दर देखते हैं। तो देखिए, जैसे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि का विकास दर 2.71 था, द्वितीय में 3.7%, तृतीय में 0.73%, चतुर्थ में 2.57%, पंचम में 3.28%, छठी में जो है 2.52%, सातवीं में 3.47, आठवीं में 4.68%, नवीं में 2.02%, 10वीं में 2.3% और 11वीं में 3.6%। तो जब हम देखिए अगर प्रथम से लेकर 11वीं तक पंचवर्षीय योजना को, तो देखिए जो 8वीं है उसमें जो है कृषि का ज़्यादा लग रहा है और सबसे कम जो है आप देख ही रहे हैं कि तृतीय जो है उसमें बहुत ही कम था। तो नाबार्ड जो है वो पुनः निर्मित सुविधा प्रदान करने वाली एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिगत ऋण तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करती है। कृषि साख के प्रकार होते हैं जैसे अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में 15 माह से कम समय हेतु दिया जाता है, मध्यकालीन में 15 माह से 5 वर्ष तक के लिए आपको ऋण मिलेगा और आपको वापस करना पड़ेगा, और दीर्घकालीन में 5 वर्ष से अधिक समय के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो है अग्रगणी बैंक, इसको देख लेते हैं। अग्रगणी बैंक योजना क्या है? तो क्षेत्रीय विकास पर आधारित इस योजना की शुरुआत सन 1969 में D.R. गाडगिल तथा नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। इस योजना के अंतर्गत तत्कालीन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों को विशेष जिले बांटकर उन्हें ऋण संबंधी मामलों में अग्रगणी भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन देश के खाद्यान्न उत्पादन में 210 मिलियन टन के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर दोगुना करने हेतु डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन राय द्वारा दी गई अवधारणा है ये एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी के इस्तेमाल के पूर्व कार्बनिक खेती पर शोध को बढ़ावा दिया जाना है। तो ये था आपका कृषि का। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इस पे बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो दबा दिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड। तो थैंक यू।